Good morning, dear students. How are you? In the last video, we have studied about the mass percentage of the atoms of element present in a molecule. किस तरह से हम किसी भी एटम ऑफ एलिमेंट की परसेंटेज निकालते हैं मॉलिक्यूल में बाई मास. एम्पेरिकल फार्मूला किस तरह से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला किस तरह से निकालते हैं, और लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट और स्टोइकियोमेट्रिक रिएक्शन, और उसमें न्यूमेरिकल भी समझा था. अब हम आज इसका जो टॉपिक है, दो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे. एक तो करेंगे लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट इन अ केमिकल रिएक्शन. एक तो ये टॉपिक पढ़ेंगे, और दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, आप देखते हैं जो केमिकल रिएक्शंस हैं, चाहे गैसियस हो, लिक्विड हो, चाहे सॉलिड का लिक्विड में हो, जनरली रिएक्शंस हैं वो किस में होते हैं, सॉल्यूशंस में होते हैं. तो सॉल्यूशंस के लिए हमें एक कंसंट्रेशन टर्म पता होना चाहिए कि किसी भी सब्सटेंस की दूसरे सब्सटेंस में जब मिलाते हैं तो उसकी कंसंट्रेशन क्या है. वैसे आप इसके बारे में 12th में भी पढ़ेंगे, पर थोड़ा सा हम बेसिक यहाँ पर उसको डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम लिमिटिंग रिएजेंट, तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं. सिंपल जनरल एग्जांपल. मान लीजिए हमारे पास दो कोई रिएक्टेंट हैं, अभिकारक हैं ए एंड बी, और इनसे प्रोडक्ट बनता है हमारा सी उत्पाद बन रहा है. अब इनमें हम देखें, एक तो मान लीजिए हमारा एक्सेस मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट में है, और एक मान लीजिए हमारा बी क्या है, लेस अमाउंट में है. तो जो हमारे प्रोडक्ट बनेगा उसकी क्वांटिटी किस पर डिपेंड करेगी, जो लेस अमाउंट में होगा. क्योंकि जितना ये कंपाउंड है बी है जो कि लेस अमाउंट में है, उतना ही ए के साथ रिएक्ट करके सी बना पाएगा. बाकी का तो ए क्या होगा, बच जाएगा, क्योंकि ए क्या हो गया, एक्सेस में है. इसका मतलब क्या हुआ कि जो अभिकारक रिएक्टेंट लेस अमाउंट में होता है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को क्या कर देता है, लिमिट कर देता है, फिक्स कर देता है कि उससे ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बन सकता. तो इसकी हम डेफिनेशन किस तरह से लिख सकते हैं, द रिएजेंट और अपन क्या पार्ट है, रिएक्टेंट which is limit the quantity of product is called limiting reagent. यानी किसी भी अभिक्रिया में वह अभिकारक जो कि कम अमाउंट में होता है वो प्रोडक्ट की क्वांटिटी को लिमिट कर देता है, फिक्स कर देता है. इसलिए हम उसको क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएजेंट कहते हैं. ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई. अब हम इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, एक न्यूमेरिकल के माध्यम से समझते हैं कि किस तरह से हम उसमें लिमिटिंग रिएजेंट फाइंड आउट करेंगे. तो इसके लिए मैं आपको एक न्यूमेरिकल समझा रहा हूँ, ये आप नोट करें डेफिनेशन. न्यूमेरिकल देखिए, क्वेश्चन नोट करेंगे. 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन react with 29 gram of oxygen gas and to form water.
N2 फॉर वाटर। ये जनरल रिएक्शन है। आपको मालूम है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, वाटर बनाते हैं। अब इसमें पहले हमें क्या क्या पता करना है, ये आप देखिए। फर्स्ट पार्ट अपने को पता करना है विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, विच इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट, यानी इस रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट क्या होगा। मेन तो ये हो गया, बाकी दो चीज़ें हम और भी पढ़ लेते हैं इसमें। दूसरी चीज़ अपने को क्या पता करनी है, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट, कैलकुलेट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट कैन बी फॉर्म, यानी इस रिएक्शन में कितना वाटर बनेगा, ये पता करना है। थर्ड पार्ट अपने को पता करना है कि कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट लेफ्ट अनरिएक्टेड, यानी कौन सा रिएक्टेंट बच जाएगा और कितना बचेगा। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ reactant left unreacted, यानी कितना आपके रिएक्टेंट बच जाएगा, कौन सा बचेगा और कितना बचेगा। ये तो आपके क्वेश्चन है। अब देखिए हम इसको किस तरह से अपन निकालेंगे, किस तरह से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए आप। अब देखिए कैसे अपने को करना है। ये रिएक्शन आप देखते हैं सिंपल रिएक्शन होती है, फॉर्मेशन ऑफ वाटर फॉर्मेशन के लिए रिएक्शन है। ये हमेशा हम किस में निकालेंगे, बैलेंस रिएक्शन में। इसको हम संतुलित करेंगे। बैलेंस में आपको मालूम है कितना हो गया, 2H2 प्लस O2 और 2H2O, ये बैलेंस हो गई। अब पहले तो हम इसके क्या निकालेंगे, जो एक्चुअल मास, केमिकल रिएक्शन में जो आपके मोल्स हैं और मास है इस रिएक्शन के हिसाब से। तो आप देखेंगे कितना हो गया, 2 हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन का अपने को मालूम है गैस का कितना होता है, 2.016। टोटल कितना हो गया, 4.032। ठीक है। अब ऑक्सीजन का आप देखें, मालूम है आपको ऑक्सीजन गैस का कितना होता है, 32 ग्राम। हाइड्रोजन कितना हो गया, 4.023 ग्राम। और इसी तरह से अगर वाटर का आप निकालेंगे तो 2 इंटू H2O कितना होता है, हाइड्रोजन का तो आपको मालूम है 2.106 प्लस ऑक्सीजन का 16। टोटल कितना हो गया, टोटल करेंगे इसको 36.032, क्योंकि ये जोड़ेंगे तो आप कितना हो गया, 18.016 हो गया। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36.032। ये तो अपना क्या हो गया, स्टैंडर्ड हो गया। अब आप देखिए अपना हाइड्रोजन कितना है, 3 ग्राम। 3 ग्राम हाइड्रोजन से क्या बन रहा है, वाटर बन रहा है। तो अब इस तरह से निकालेंगे कि, और यहाँ पे कितनी दे रखी है, 29 ग्राम ऑक्सीजन दे रखी है। तो यहाँ आपने देखा कि 4.032 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड है, 32 ग्राम। तो 3 ग्राम के लिए कितना ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होगा। तो कैसे आप निकालेंगे कि 4.032 ग्राम हाइड्रोजन रिक्वायर्ड, 24 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कितने ऑक्सीजन से कर रही है, 32 ग्राम से। तो 1 ग्राम हाइड्रोजन कितने से रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विथ 32/4.032 से। तो हमारे पास कितनी हाइड्रोजन है, 3 ग्राम है। तो 3 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विथ कितने ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगी, 32/4.032 इंटू 3।
इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, जो कि इसके साथ रिएक्ट करेगी। अब ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन आपका आता है कितना, 23.8 ग्राम। 23.8 ग्राम क्या आएगा आपका, ऑक्सीजन हुआ। यानी 3 ग्राम हाइड्रोजन से कितने ग्राम ऑक्सीजन रिएक्ट करेगा, केवल 23.8 ग्राम। तो हमारे पास कितना है, 29 ग्राम है। यानी यहाँ पर हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया, क्योंकि 29 हमारे पास है और रिएक्ट केवल कितना किया, 23.8। तो ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सेस में हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर अपन क्या निकाल सकते हैं कि हाइड्रोजन इज लिमिटिंग रिएजेंट। हाइड्रोजन क्या है, लिमिटिंग रिएजेंट है। ठीक है, और ऑक्सीजन क्या हो गया, एक्सेस हो गया, इन एक्सेस। क्यों हो रहा है एक्सेस में, कितना एक्सेस है देखिए, 29 अपने पास दिया हुआ था, काम कितना आया 23.8 ग्राम, तो कितना बच गया, ये अपना बचा 5.2 ग्राम। यानी 5.2 ग्राम हमारे पास ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो ऑक्सीजन एक्सेस में हो गया। हाइड्रोजन क्या हो गया, लिमिटिंग रिएजेंट हो गया। अब अपने को तो ये तो अनरिएक्टेड बच गया ना आपका, थर्ड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकंड पार्ट अपने को क्या निकालना है कि कितने अमाउंट ऑफ वाटर इसमें फॉर्म होगा। तो वो अपन निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम कितना वाटर इसमें फॉर्म होगा। तो इसके लिए देखिए कैसे निकालेंगे, ऊपर वाला मिटाल दूँ मैं, यहाँ से देख बताता हूँ। चलिए आपको देखिए 4.032 ग्राम हाइड्रोजन से कितना वाटर फॉर्म हो रहा है, 36.032 ग्राम। ठीक है, तो उसी तरह से 1 ग्राम से कितना होगा वाटर फॉर्म, 36.032 अपॉन 4. जो लिखते हैं अपन इसको लिख के बताता हूँ आपको, 4.032 ग्राम हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर। कितना वाटर बना, कितना वाटर बनेगा, 36.032 ग्राम। ठीक है, तो 1 ग्राम हाइड्रोजन से कितना बनेगा वाटर, 36.032 अपॉन 4.032। अब अपने पास कितनी हाइड्रोजन है, 3 ग्राम ही तो हाइड्रोजन दी हुई है, तो 3 ग्राम से कितना बन जाएगा देखिए, इंटू 3। और इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये अपने पास जो वाटर बनेगा ये कितना है, 26.8 ग्राम। यानी जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, इसके हिसाब से तो कितना बन रहा है, 36.32 ग्राम बन रहा है, 032 ग्राम। लेकिन जो हमारे पास 3 ग्राम हाइड्रोजन है, इससे जो वाटर बनेगा वो कितना बनेगा, 26.8 ग्राम। तो हाइड्रोजन ने क्या किया, वाटर की क्वांटिटी को लिमिट कर दिया। कितनी बनी, 26.8 ग्राम, कितने की जगह 36.032 ग्राम। तो इस तरह से अपन और भी न्यूमेरिकल्स कर सकते हैं। आप इसका एग्जाम्पल्स देख सकते हैं, और ज़्यादा आप एग्जाम्पल्स देखिए इनके, समझ में आया। चलिए, तो ये तो बात हुई किसकी, लिमिटिंग रिएजेंट की। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस करेंगे आज वो है वेरियस यूनिट्स टू रिप्रेजेंट द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि मैक्सिमम जो रिएक्शंस हैं वो किस में होती हैं, सॉल्यूशंस में होती हैं। तो अपना क्या हुआ, यूनिट्स ऑफ कंसंट्रेशन फॉर सॉल्यूशंस। यानी हम कोई भी केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं तो वो किस में होती हैं, बिलियन में होती हैं।
और जब बिलियन बन रहा है तो उसकी कोई ना कोई यूनिट होगी, सांद्रता होगी, और उस सांद्रता के हम यूनिट्स किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके लिए सॉल्यूशन के बारे में आप 12th में भी पढ़ेंगे डिटेल में, सेकंड चैप्टर करके है आपका सॉल्यूशन, तो थोड़ा वहाँ पर इनके बारे में भी बता रखा है, यूनिट्स के बारे में, और थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इनको पढ़ने से पहले अपन सिंपल एग्जाम्पल देखें। कोई भी सॉल्यूशन बनाते हैं अपन तो उसको किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए फर्स्ट जो यूनिट है रिप्रेजेंट करने की, वेट परसेंटेज। क्या है? वेट परसेंटेज। इसका मतलब क्या हुआ, हम दोनों का क्या ले रहे हैं? वेट। आपने पढ़ा होगा कि जब कोई भी सॉल्यूशन बनता है, कोई भी सॉल्यूशन हम बनाते हैं, 9th में आपने पढ़ा होगा, तो दो चीज़ होती हैं उसमें। एक तो क्या होता है? सॉल्यूट यानी विलेय, और एक क्या होता है? सॉल्वेंट, विलायक। इन दोनों से मिलके आपके क्या बनता है? सॉल्यूशन बनता है। यहाँ पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे हमने एक तो स्मॉल w लिखा है और एक कैपिटल W लिखा है। तो अपन देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, एक तो अपना स्मॉल w तो किसको रिप्रेजेंट करता है? सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करता है, और कैपिटल W सॉल्वेंट और टोटल सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट करेगा। वेट से मतलब क्या हो गया? अगर दोनों ही चीज़ें आपके जैसे सॉलिड हैं, सॉल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। अब आप कहोगे कि सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों ही सॉलिड कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं। अपन देखें कई तरह के आपके अलॉयज होते हैं। अलॉयज होते हैं मिश्र धातु। मिश्र धातु कैसे बनती हैं? उसमें दो या दो से अधिक धातुएं और अधातु के साथ मिलके क्या बना लेती हैं? मिश्र धातु बनाते हैं। तो वो क्या हो गया? सॉलिड का सॉलिड में सॉल्यूशन हो गया। इनको अपन डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं? जब तो मैंने आपको कहा कि सॉल्यूट आपका गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है। जनरली अपन सोचते हैं ना कि सॉल्यूट तो सॉलिड होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। तीनों ही फिजिकल स्टेट्स में से कोई भी सॉल्यूट हो सकता है और कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है। लेकिन अपन डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? सॉल्यूट जो होगा, चाहे आपके सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैस हो, सॉल्यूट हमेशा क्या होता है? लेस अमाउंट में होता है। किसमें होगा? लेस अमाउंट में। और सॉल्वेंट हमेशा क्या होता है? लार्ज अमाउंट में होता है। किसमें होता है? लार्ज अमाउंट, चाहे फिजिकल स्टेट आपके कोई भी हो। तो यहाँ पर वेट बाई वेट परसेंटेज का मतलब क्या है? अब देखिए दोनों ही क्या है? सॉलिड होंगे तभी आपका वेट बाई वेट होगा। अब मान लीजिए अपन कोई भी मिश्र धातु लेते हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा ब्रास। तो यहाँ पर अपन देखें तो एक इसका अलॉय होता है कॉपर प्लस जिंक, मिलके क्या बनाती है? ब्रास मिश्र धातु बनाती है। अब इसमें मान लीजिए कॉपर का अमाउंट कम है, जिंक का ज़्यादा है, तो कॉपर तो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और ये क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। अब मान लीजिए हम एक बात करें यहाँ पर कि मान लीजिए हमने 1 ग्राम कॉपर को हमने क्या किया? 49 ग्राम जिंक में मिलाया, तो क्या हो गया? कॉपर तो क्या हो गया? सॉल्यूट हो गया, और जिंक सॉल्वेंट हो गया, क्योंकि लार्ज अमाउंट में है। टोटल इनका वेट कितना हो गया? 50 ग्राम हो गया। क्या हो गया? 50 ग्राम। अब वेट बाई वेट अपन परसेंटेज किस तरह से निकालेंगे? कंसंट्रेशन किस तरह से निकालेंगे इसका? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ये सिंपल फॉर्मूला है कि अपने पास कोई भी वेट है सॉल्यूट का अपॉन सॉल्यूशन का वेट इंटू 100। जैसे अब मैं इसकी ब्रास के लिए निकालना है, इसका कंसंट्रेशन परसेंटेज हम किस तरह से निकालेंगे? सॉल्यूट क्या है? यहाँ पर कॉपर है
तो इसका वेट कितना हो गया 1। सॉल्यूशन क्या हो गया, टोटल हो गया ना, सॉल्यूट और सॉल्वेंट मिलके, तो वो कितना हो गया 50 ग्राम इंटू 100। तो इसका वेट बाई वेट परसेंट कंसंट्रेशन कितनी हो गई, कॉपर की जिंक में कंसंट्रेशन क्या हुई, इसको आप सॉल्व करिए। 1 से 1 का 0 से 5 से 2 यानी 2%। कॉपर की जिंक में कंसंट्रेशन क्या है 2% है। समझ में आ गया। तो इस तरह से हम वेट बाई वेट परसेंटेज निकाल सकते हैं। ये तो पहला हुआ आपका, नोट करिए इसको। एक एक करके मैं आपको एग्जांपल के साथ सभी बताता हूँ कि किस तरह से अपन किस किस में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अपन बात करें वही सेम, जैसे देखिए मान लीजिए अब हम इसमें लेते हैं वेट बाई वॉल्यूम परसेंटेज, वेट बाई वॉल्यूम। वेट बाई वॉल्यूम का मतलब क्या हो गया, को जो सॉल्यूट है वो तो क्या होगा, उसका तो वेट में लेंगे, और वॉल्यूम किसका हो गया, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन का। मान लीजिए अभी हमने यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं, किस तरह से निकालेंगे। सॉल्ट को किस में डिजॉल्व किया, वाटर में किया। अब आपको मालूम है कि सॉल्ट तो क्या होता है, लेस अमाउंट में होता है, तो ये तो क्या हो गया सॉल्यूट, और वाटर क्या हो गया सॉल्वेंट। क्लियर। अब मान लीजिए हम यहाँ पर अपने को निकालना है, एक एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हमने 5 ग्राम तो नमक लिया और इसको हमने 95 ml वाटर में डिजॉल्व किया, तो इसकी वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज क्या होगी, नमक की सॉल्यूशन में कंसंट्रेशन क्या होगी, क्योंकि दोनों को मिला के क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। तो देखिए किस तरह से निकालेंगे इसकी कंसंट्रेशन परसेंटेज में। वेट ऑफ सॉल्यूट क्या हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन, अब यहाँ पे क्या बन गया, सॉल्यूशन क्या होगा हमारा, लिक्विड होगा, ठीक है। तो उसका क्या हो गया, क्योंकि वॉल्यूम ले रहे हैं अपन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का वॉल्यूम क्या है इंटू 100। यानी अगर हम यहाँ पे निकालें तो वेट ऑफ सॉल्यूट कितना हुआ 5 ग्राम अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना हुआ, टोटल कितना हो जाएगा 95/5 यानी 100। तो टोटल कितना हो गया, ये 100 हो गया इंटू 100। परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से 100 हो गया यानी 5%। तो इसकी परसेंटेज क्या रही, कंसंट्रेशन 5%। तो ऐसे अपन वेट वॉल्यूम परसेंटेज निकाल सकते हैं। कि दूसरा अपन देखें, थर्ड पार्ट क्या है इसका, वॉल्यूम परसेंटेज। मिटाल दूँ ये, उसी अपन बात करते हैं। थर्ड जो टाइप है वॉल्यूम परसेंटेज, यानी दोनों ही केसेस में सॉल्यूट भी अपना किस में है, वॉल्यूम में है, मिलीलीटर में होगा, और सॉल्वेंट भी वॉल्यूम में है। जैसे मान लीजिए अपन बात करें, यहाँ पे हमने 10 ml ले लेते हैं। मान लीजिए हमने 10 ml एथिल अल्कोहल, 10 ml एथिल अल्कोहल, आपने फॉर्मूला पहले भी पढ़ा होगा इसका 10th में, एथिल अल्कोहल, और इसको अल्कोहल भी कहते हैं केवल। ये लिया और 90 ml हमने क्या लिया, वाटर लिया, पानी में इसको मिक्स किया। अब देखिए दोनों ही वॉल्यूम हो गए, अल्कोहल भी वॉल्यूम में हो गया ml में, और वाटर भी वॉल्यूम हो गया।
और सोल्यूशन का टोटल वॉल्यूम कितना हो जाएगा 100 ml। ये किसका हो गया सॉल्यूशन का हो गया। अब ये तो आप पहचान ही सकते हैं, ये कम अमाउंट में है, तो ये तो क्या हो गया सॉल्यूट, और ये क्या है सॉल्वेंट। ठीक है। अब मान लीजिए हमें इसका कंसंट्रेशन निकालना है, तो सॉल्यूट का तो कितना है 10 ml है, अपॉन सॉल्यूशन टोटल कितना हो गया 100 ml, और परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये तो सिंपल है फॉर्मूला। तो इसका आपके कितना आया परसेंटेज 10%। तो ये तो बेटा एक सिंपल चीज़ें थी कि किस तरह से अपन वेट परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं किसी भी सॉल्यूशन की। तो ये भी आपके कम यूज होती है, लेकिन कुछ न्यूमेरिकल्स इस पर हैं आपके। है एक चीज़ और देखें आप कि वेट और वॉल्यूम को आप कन्वर्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे में। आपको मालूम है कि जो मास है या वेट है वो क्या होता है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। अगर हमें किसी भी लिक्विड की द्रव की डेंसिटी दी हुई है और उसका वॉल्यूम दे रखा है तो हम उसको मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था आपको कि वाटर की डेंसिटी तो 1 होती है, तो उसका मास और वॉल्यूम दोनों ही सेम होते हैं। जैसे 1 लीटर का वज़न कितना होगा 1 किलोग्राम होगा। लेकिन जैसे अपन ऑयल की बात करें या घी की बात करें तो इनकी डेंसिटी कम होती है, मैंने पहले आपको बताया था। जैसे घी की डेंसिटी 0.92 होती है, तो उसका जो वज़न है वो भी कितना होगा 920 ग्राम होगा, या 0.91 है तो 910 ग्राम होगा 1 लीटर का। तो ये हमने पहले पढ़ा है। तो यहाँ पर अपन वॉल्यूम और मास इनको एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हमें उसकी डेंसिटी पता हो, नहीं ना। अब बेसिकली जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंसंट्रेशन टर्म अपन यूज करते हैं जनरली वो क्या क्या है वो देखते हैं अपन। मोलैरिटी, और इसको अपन किससे लिखते हैं कैपिटल M से। एक होती है आपकी मोलैलिटी, ध्यान रखेंगे बेटा यहाँ पर केवल L और R का ही डिफरेंस है। ये होती है मोलैरिटी और ये होती है मोलैलिटी। और मोलैलिटी को हम किससे लिखते हैं स्मॉल m से। एक अपन बात करेंगे मोल फ्रैक्शन, कंसंट्रेशन को अपन मोल फ्रैक्शन में भी लिखते हैं और इसको अपन किससे x से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। तो 1 by 1 अपन इसको पढ़ेंगे। देखा होगा आपने मोलर मास हमने पढ़ा पहले, उससे अगर गिवन मास अपनों कोई भी मास दिया हुआ है सब्सटेंस का तो उससे नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। तो वही चीज़ हम यहाँ पर कंसीडर करेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में मोलैरिटी के बारे में। तो मोलैरिटी क्या होती है, अगर अपन इसकी डेफिनेशन रखें, डेफिनेशन लिखें तो क्या होगी। देखिए मोलैरिटी नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्या लिखते हैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन कुछ भी लिख सकते हैं। पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन यानी 1 लीटर बिलियन में किसी भी पदार्थ के जितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वो क्या कहलाती है उसकी मोलैरिटी कहलाती है। यह खास ध्यान रखेंगे पर लीटर सॉल्यूशन। यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। हमने पहले पढ़ा है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। तो अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स, आपने पहले बताया था मैंने, स्मॉल n से लिखते हैं अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अपन ने लिखा है ना पर लीटर सॉल्यूशन, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम किस में लेंगे लीटर में लेंगे। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन पर लीटर। ठीक है।
अब इसको देखिए किस तरह से अपन चेंज कर सकते हैं। नंबर ऑफ मोल्स, कई बार क्या होता है कि नंबर ऑफ मोल्स नहीं दिया जाता, आपको मोलरिटी दी जाती है और कितना अपन ने मास सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व किया ये पता किया जा निकालना पड़ता है। तो कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आपको मालूम है क्या होते हैं? गिवन मास ऑफ सब्सटेंस, गिवन मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन क्या होता है? मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस, यानी जो भी हमें पदार्थ दिया है उसका मोलर मास। इससे क्या निकल सकता है? नंबर ऑफ मोल्स। और फिर अपने पास क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये तो हमने ऊपर है ही अपना, एल लिख देता हूँ मैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला भी अपने पास होता है। अगर मान लीजिए हमें नंबर ऑफ मोल्स दिए हुए हैं और वॉल्यूम दे रखा है सॉल्यूशन का, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, अगर हमने को मास निकालना है सब्सटेंस का कि कितना मास डिजॉल्व है, मोलरिटी दे रखी है हमें, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे। समझ में आया? ऐसे ही कई बार क्या होता है कि सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो मिलीलीटर में दिया होता है, तो आप क्या करेंगे? उसको लीटर में चेंज कर लेंगे, क्योंकि हाँ हमें किस में रखना है? इसको लीटर में रखना है। वॉल्यूम को किस में रखना है? लीटर में। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, मिलीलीटर में वॉल्यूम को नहीं रखेंगे, हमेशा किस में रखेंगे? लीटर में रखेंगे। ठीक है, समझ में आया? चलिए अब अपन एक न्यूमेरिकल देखते हैं, इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या क्वेश्चन है। मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है मोलरिटी ऑफ NaOH solution is 0.5 m। कितना है? 0.5 m। सॉल्यूशन की मोलरिटी कितनी है? 0.5 m। if the volume of this solution is 500 ml, इसका वॉल्यूम कितना है? 500 ml है, सॉल्यूशन का वॉल्यूम 500 ml है। देन फाइंड आउट amount of NaOH dissolved in this solution। इस सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व है, अमाउंट निकालना है इसका, NaOH का। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आपको ये अमाउंट निकालना है गिवन मास ऑफ सब्सटेंस। मोलर मास आप निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला से। वॉल्यूम अपने पास इसको 500 ml है, इसको हम किस में लिखेंगे? लीटर में लिखेंगे। और मोलरिटी हमने को दे रखी है कितनी? 0.5। तो निकालिए, देखिए कितना होगा। m अपने पास कितना है? 0.5 इज इक्वल टू मास अपने को निकालना है x। मोलर मास कितना होगा NaOH का? देखिए NaOH का मोलर मास अपन निकालेंगे। 23 तो किसका होता है? सोडियम का, 16 ऑक्सीजन का, और 1 हम राउंड फिगर में लिख लेते हैं, 1 हाइड्रोजन का हो गया। तो टोटल कितना हो गया? 40। यानी मोलर मास कितना हुआ? 40 इंटू 500 ml है,
500 ml कितने लीटर के बराबर होगा? 1000 ml कितना? 1 लीटर होता है। तो 500 कितना हो गया? 0.5 लीटर होगा या नहीं? ठीक है, अब इसको बस सॉल्व कर लीजिए आप। 0.5 इज इक्वल टू एक्स, 0.5 को इससे मल्टीप्लाई करिए, कितना हुआ? 0, 5 4 जा कितना होगा? 20, 200 हो गया। पॉइंट की लगाएंगे 1 के बाद पॉइंट, 20 बचा। तो x इज इक्वल टू कितना हुआ? 0.5 इंटू 20, 25 जा 100, 1 के बाद पॉइंट लगाया, दैट मीन्स 10 ग्राम। यानी अपन ने जो ये सॉल्यूशन बनाया, कैसे बनाया? 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व करेंगे तो उसकी मोलैरिटी कितनी आएगी? 0.5। वॉल्यूम कितना? 500 ml। तो 500 ml में अगर अपन 10 ml NaOH डिजॉल्व करते हैं, 10 ग्राम NaOH डिजॉल्व करते हैं, तो उसकी मोलैरिटी कितनी है? 0.5। तो इस तरह से हम किसी भी सॉल्यूशन के लिए उसका वो निकाल सकते हैं अपन। ठीक है, समझ में आया? नाउ नेक्स्ट टर्म अपन डिस्कस करते हैं मोलैलिटी। मोलैलिटी देखिए, मोलैलिटी को हम किससे लिख रहे हैं? स्मॉल m से। सेम चीज़ है, लेकिन यहाँ पर क्या फ़र्क है? जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम वहाँ पे ले रहे हैं 1 लीटर, उसकी जगह में यहाँ पे क्या लेंगे? वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी किसकी जगह? सॉल्यूशन की जगह। तो देखिए हम इसके लिए डेफिनेशन क्या लिखेंगे? मोलैलिटी के लिए नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सब्सटेंस present in per kg of solvent। क्या है? kg of solvent। यहाँ देखिए क्या है? सॉल्वेंट है। ठीक है, और वाटर के लिए अपन देखें तो वाटर के लिए क्या होगा? 1 लीटर ही इक्वल टू द 1 kg, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है। तो इसका फॉर्मूला आप क्या लिखेंगे? स्मॉल m, वही नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। यहाँ देखिए हमने क्या लिया है? सॉल्वेंट लिया है, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब आपको मालूम है नंबर ऑफ मोल्स को अपन वही जैसे अपन ने मोलैरिटी में किया था, नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? मास ऑफ सब्सटेंस, मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मोलर मास, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस इनटू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, तो इसी तरह से आप इस पर भी न्यूमेरिकल कर सकते हैं। मेनली देखें आप तो ये टर्म बस यही टर्म है इसमें, मोलैलिटी, मास ऑफ सब्सटेंस, मोलर मास ऑफ सब्सटेंस एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? इसमें तो अपन ले रहे हैं वेट ऑफ सब्सटेंस और इसमें अपन क्या ले रहे हैं? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब एक सिंपल आप बता सकते हैं क्वेश्चन, जैसे हमारे पास मान लीजिए हमारे पास एक तो 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है और एक 1 मोलैरिटी का सॉल्यूशन है। एक तो 1 मोलैरिटी का है और एक 1 मोलैरिटी का है। इन दोनों में से किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी? लगा सकते हैं आइडिया?
देखिए 1 मोल में तो मोलरिटी में क्या हो रहा है, अपन जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उसको किस में डिजॉल्व कर रहे हैं, वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वो किस में है, सॉल्यूशन में है, ठीक है। और ये किस में है, सॉल्वेंट में है, पर केजी ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो इसका तो मतलब क्या हो, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमने जैसे यहाँ पर कि किसी के भी 1 मोल लिए, 1 मोल लिए 1N, और इसको अपन ने क्या किया 1 लीटर सॉल्यूशन में डिजॉल्व किया, ये तो क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया कि नहीं। और यहाँ पर अपन ने मान लीजिए 1N लिया, ये क्या है 1000 ml या पर केजी 1 kg सॉल्वेंट। यहाँ हम सॉल्वेंट कौन सा ले रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, वाटर सॉल्वेंट ले रहे हैं। एक सिंपल और एग्जांपल आपको बताऊं, जैसे मान लीजिए अपन मान लीजिए एल्कोहल लिया, क्या लिया, एल्कोहल लिया। मान लीजिए हमने 10 ml एल्कोहल, 90 ml क्या है, वाटर में डिजॉल्व किया, टोटल कितना हो गया, 100 ml हो गया, ठीक है। टोटल कितना हुआ, 100 ml हुआ इसका टोटल। और यही अपन लेंगे तो किसमें कैसे कहेंगे अपन, 10 ml तो एल्कोहल, ये अब सॉल्वेंट की बात है तो हम यहाँ पे क्या लेंगे, 100 ml सॉल्वेंट, 100 ml सॉल्वेंट। सॉल्वेंट आपका क्या है, वाटर है, तो हम इसको क्या कह सकते हैं 1.1 kg, क्योंकि 1000 ml कितने के बराबर हो रहा है, 1 kg के बराबर। तो आप देख के बता सकते हैं किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। यहाँ तो आप देखें तो 10 ml किस में, 90 ml सॉल्वेंट में है, और यहाँ 10 ml 100 ml सॉल्वेंट में है, तो कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा हुई, नो डाउट 1 मोलरिटी मोर कंसंट्रेटेड देन द 1 मोलरिटी। तो कई बार इस तरह से क्वेश्चन आ जाता है ये कंपटीशन के हिसाब से कि आउट ऑफ 1 मोलरिटी एंड 1 मोलरिटी विच इज मोर कंसंट्रेटेड, तो 1 मोलर इज मोर कंसंट्रेटेड। इसमें अब अपन एक मोल फ्रैक्शन की और बात करते हैं। तो मोल फ्रैक्शन क्या है, मान लीजिए अभी अपन जैसे बात कर रहे हैं नंबर ऑफ मोल्स, 2 चीज़ें हैं अपने पास में, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो अपन मोल फ्रैक्शन की बात करें, मान लीजिए हमारे पास एक तो क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, और एक क्या है, सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स मान लीजिए क्या है Na, और सॉल्वेंट के क्या हैं Nb, ठीक है। तो X क्या कहता है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन क्या है, मोल फ्रैक्शन इज द रेशो ऑफ नंबर ऑफ moles of particular substance, एक तो पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स एंड टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। आपने देखा जाए सॉल्यूशन किससे मिलता है, किससे बनेगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट से बनता है। तो इसमें अपन क्या निकाल रहे हैं, रेशो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस और टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। अब जैसे मान लीजिए अपने को मोल फ्रैक्शन किसके केसेस में निकालना है, सॉल्यूट Na के केसेस में निकालना है, ए सब्सटेंस के केसेस में निकालना है। तो इसके लिए मोल फ्रैक्शन क्या होगा, XA, और XA क्या हो गया, पर्टिकुलर सब्सटेंस के नंबर ऑफ मोल्स यानी Na, ठीक है, अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन Na प्लस Nb,
निकाल सकते हैं। ऐसे ही मान लीजिए आपको मोल फ्रैक्शन किसके केस में निकालने हैं, बी के केस में निकालने हैं, बी जो सब्सटेंस है उसके केस में निकालने हैं। तो क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ पर्टिकुलर सब्सटेंस अब क्या हो गया, बी हो गया। तो एन बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी सब्सटेंस अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स सब्सटेंस। ठीक है, तो इस तरह से अपन क्या है, किसी भी सब्सटेंस के लिए कंसंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स के माध्यम से मोल फ्रैक्शन के रूप में निकाल सकते हैं। अब ये आपको मालूम ही है कि मोल्स को हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, मास की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मोल किसके बराबर होते हैं, मास ऑफ द गिवन सब्सटेंस अपॉन मोलर मास। तो आप मोल्स को मास के केस में निकाल सकते हैं। तो बेसिकली ये यहाँ पर आपके 3 टर्म्स हैं जिनके माध्यम से आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आज हम यहीं तक पढ़ेंगे कि एक टर्म इसमें क्या है, नॉर्मेलिटी और होती है, बेसिकली उसको हटा दिया गया है। ठीक है, सिलेबस में आपके नहीं है तो वो अभी हम यहाँ पर आपके डिस्कस नहीं कर रहे हैं। अभी आपके जो ये चल रहा है, जो बेसिकली सबसे ज़्यादा यूज हो रही है वो मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन। बाकी का 3 टर्म मैंने आपको पहले बताया, वेट, वेट परसेंटेज, वेट वॉल्यूम परसेंटेज और वॉल्यूम परसेंटेज। इनके बारे में आप 12th क्लास में आपका एक सॉल्यूशन करके चैप्टर है, वहाँ पर भी इनके बारे में पढ़ते हैं। तो वहाँ पर अपन नॉर्मलिटी के बारे में भी आपको बताएंगे। ठीक है, तो आज यहीं तक ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इस पर आप क्वेश्चन ट्राई करिए, और कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो आप मेरे को YouTube पर आप मेरे को भेज सकते हैं। मैं उस क्वेश्चन को सॉल्व करके वीडियो फॉरवर्ड कर दूंगा, वीडियो शेयर कर दूंगा। ओके, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट द चैप्टर, 2nd चैप्टर है जो आपका स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, उसके बारे में बात करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।